स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी एक हार्श रियलिटी से गुजर रहा है। इस हार्श रियलिटी के क्या कंपोनेंट्स हैं और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका उससे इसका लिंक क्या है, इसको हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान की, ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट इसका इंटरनल है जिसे हम फिजिकल अकाउंट्स का कंपोनेंट कहते हैं। सेकंड एक्सटर्नल कंपोनेंट है जिसे हम करंट अकाउंट कंपोनेंट कहते हैं। जो करंट अकाउंट कंपोनेंट है बेसिकली फॉरेन करेंसी रिलेटेड है। सो ये कंपोनेंट चूंकि हाईली लिंक्ड है या हाईली रिलेटेड है हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन से, सो हम इसको इलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में जो अभी फॉरेन करेंसी के क्राइसिस हैं वो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हैं। ये डेफिसिट है क्यों, इस डेफिसिट का मेजर कंपोनेंट क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारे इंपोर्ट्स हैं, वो हाईली अनसस्टेनेबल इंपोर्ट्स हैं जो इस वक्त अराउंड $64 बिलियन है, जो हमारा प्रीवियस फिस्कल ईयर गुजर चुका है। आल्दो कि ये रिड्यूस हो चुकी हैं उससे प्रीवियस जो फिस्कल ईयर था उससे, तब ये $84 बिलियन थी, बट स्टिल दीज आर अनसस्टेनेबल टू सस्टेन अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स ऑफ द पाकिस्तान। सो ये क्राइसिस बेसिकली बने क्यों और इसकी रीज़न क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। इन क्राइसिस की जो रीज़न है बेसिकली हमारी दो मेजर कंपोनेंट्स की वजह से है। वो कंपोनेंट इंपोर्ट के हमारी एनर्जी है, अगेन हमारा फूड कंपोनेंट है। जब हम एनर्जी कंपोनेंट की बात करते हैं तो अब जो प्रीवियस ईयर की इंपोर्ट्स हैं इसमें अराउंड अबाउट 36% जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो उसका कंपोनेंट हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं। और अगर हम फूड की तरफ जाएं तो उस तरफ भी सिचुएशन लगभग सेम ही है। सो जब तक हम इन दो इश्यूज को या इन दो कंपोनेंट्स को एड्रेस नहीं करते, हमारे जो फॉरेन करेंसी या हमारे करंट अकाउंट रिलेटेड क्राइसिस है वो ओवर नहीं हो सकते। हमारे एग्रीकल्चर में क्राइसिस क्यों है? एग्रीकल्चर में क्राइसिस बेसिकली इस वजह से है कि हम प्रीवियसली जो सेल्फ सफिशिएंट स्टेट थे, अब हम सेल्फ सफिशिएंट से नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड बन सकते हैं, बन चुके हैं। इस नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड बनने की मेजर जो रीज़न है वो ये है कि हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो डिक्रीज हो चुका है, हमारी प्रोडक्टिविटी सीरियसली डिक्लाइन हो चुकी है। अगेन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सीरियसली डिसइंसेंटिवाइज हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी जो इनपुट्स हैं वो ऑप्टिमाइज नहीं है और हमारी आउटपुट जो यील्ड जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट या एज़ पर नीड्स नहीं अचीव हो पा रही। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एग्रीवोल्टिक्स है। एग्रीवोल्टिक्स किस तरह हमारे फॉरेन करेंसी क्राइसिस को ओवरकम कर सकता है, किस तरह से हमारी जो क्राइसिस हैं हमारे करंट अकाउंट क्राइसिस उसमें हमें हेल्प आउट कर सकता है। वो बेसिकली इस तरह से है कि सबसे पहले हम एग्रीवोल्टिक के कंसेप्ट को एलाबोरेट करते हैं, देन हम इसकी जो रेलेवेंस है विद आवर फॉरेन करेंसी क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। एग्रीवोल्टिक बेसिकली एक नोवेल कंसेप्ट है जो कि मोस्ट रीसेंट है और मोस्ट प्रैक्टिसेबल है एंड मोस्ट क्लीन एंड मोस्ट सस्टेनेबल है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हम सोलर पैनल्स या रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा मेजर सोर्स है सोलर एनर्जी, उसमें सोलर पैनल्स इन्वॉल्व हैं। सोलर पैनल्स को हम इंस्टॉल करते हैं अलॉन्ग विद लाइफ स्टॉक और आवर क्रॉप्स या फिर अबव द क्रॉप्स। तो इससे होता ये है कि हमें जो लैंड है, हमारी लैंड एंड कल्टीवेशन है, उससे हमें प्रोडक्टिविटी भी ऑब्टेन होती रहती है। हमारी जो लाइफ स्टॉक है उससे हमें प्रोडक्टिविटी भी ऑब्टेन होती है, प्लस हम इससे क्लीन एंड मोस्ट सस्टेनेबल एनर्जी भी हासिल करते हैं। अब इसकी जो फिजिबिलिटी है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं, हम उन क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है कि आया कि पॉसिबल है कि ऊपर हमारे इलेक्ट्रिक पैनल्स हो और नीचे क्रॉप्स को ग्रो कराया जाए, तो बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें ये फिजिबिलिटी बनाए गए हैं कि मोस्टली हमारी जो क्रॉप्स हैं वो इस तरह की हैं कि उन्हें पार्शियल शेड चाहिए होता है या शेड चाहिए होता है अगेंस्ट द सीवियर सनलाइट, या फिर उन्हें एक शेल्टर चाहिए होता है अगेंस्ट द सीवियर वेदर कंडीशन जिसमें रेन्स हैं या हेल स्टॉर्म्स हैं या इस तरह की वेदर कंडीशंस हैं। सो इसमें यह है कि हमारा पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें सनलाइट की अबंडेंस है, अगेन जिसमें एरिया अंडर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, सो उसमें हम ये इसकी फिजिबिलिटी ना होने का या इसकी फिजिबिलिटी ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट ये हाईली फिजिबल एक सोल्यूशन है।
सो इससे होता क्या है, इससे ये है कि जो हमारी एनर्जी जनरेट होगी सोलर पैनल से, उससे हम ऑन साइट यूज़ करते हैं। अगेन जो हमारी एक्सेस एनर्जी उसे हम नेशनल ग्रिड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इस इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इस इंटीग्रेट करने से एक तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट इम्प्रूव होगा और हमारी जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मिटिगेशन एफर्ट्स हैं वो इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज होंगी। दूसरी तरफ हमारी जो एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक हमारा सेक्टर है वो ग्रो करेगा, और इसके ग्रो करने से हमारा जो फॉसल फ्यूल बेस्ड एक सेक्टर एनर्जी का वो रिड्यूस होगा, श्रिंक होगा, या हम उसको फेज आउट करेंगे। तो जैसे ही वो फेज आउट होगा तो हमारी जो फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो भी रिड्यूस होंगी। अल्टीमेटली हमारे जो फॉरेन करेंसी क्राइसिस हैं या हमारी फॉरेन करेंसी नीड्स हैं वो रिड्यूस होंगी, और हम एक सस्टेनेबल इंपोर्ट या सस्टेनेबल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की तरफ चले जाएंगे। सेकंड इसका जो कंपोनेंट है वो ये है कि इससे हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी इनहेंस होगी, क्योंकि सोलर एनर्जी जो जनरेट होगी इससे वो रिलेटिवली अफोर्डेबल होगी, रिलेटिवली चीप होगी, जिससे हमारी जो क्रॉप कंपेटिटिवनेस है वो इम्प्रूव होगी। क्रॉप कंपेटिटिवनेस इम्प्रूव होने से मोर इनपुट्स जो है वो इंड्यूस की जाएंगे क्रॉप को, और क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ऑप्टिमाइज किया जाएगा। तो इसके बाद हम अगर इसका अदर कंपोनेंट देखें तो वो ये है कि जहाँ प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो रही है, जहाँ पे हमें चीप सोलर एनर्जी मिल रही है, वहीं पे हम देखें तो एक क्लाइमेट रेजिलियंस भी इंड्यूस होगी सोसाइटी में। और इस रेजिलियंस से जो एक हमारा सोसाइटी का, चूंकि ये एक नोवेल कॉन्सेप्ट है, एक अनऑर्थोडॉक्स या आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन राइज होता है इसमें ये कि आया कि ये कहीं पे प्रैक्टिसेबल है, या फिर ये इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो बिल्कुल है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा दूर ना जाएं तो हमें चाइना और इंडिया में इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नज़र आती हैं। ये प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है अगेन एंड प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी देयर। सो अब ये प्रैक्टिसिबिलिटी का इसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे उसका एक आंसर, हमें रिलायबल आंसर मिल जाता है। जो नेक्स्ट है वो ये है कि अब पाकिस्तान को इसमें करने की क्या ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान में भी इसको इंसेंटिवाइज किया जा सके और पाकिस्तान में इसको प्रमोट किया जा सके। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हमें जो रेगुलेटरी ईज़ है, रेगुलेटरी जो स्ट्रिंजेंसनेस है या रिजिडिटी है, उसको हमें रिड्यूस करना होगा। रेगुलेटरी ईज़ या जो इसमें इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है उसको हमें इम्प्रूव करना होगा, ताकि मैक्सिमम जो हमारा इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्ट कर सके, और इसको हमारी जो फार्म इकोनॉमी है या हमारी जो फील्ड्स है एग्रीकल्चर की, जो हमारी जो क्रॉप्स है उसमें इसको वो इनकॉर्पोरेट कर सके, और हमारी ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कंपेटिटिवनेस और ऑप्टिमाइज कर सके। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि आप इसको वैल्यूएबल पाएंगे और इसमें अपनी वैल्यूएबल फीडबैक या इनपुट दे के हमें फर्दर इम्प्रूव करने की एक अपॉर्चुनिटी देंगे। थैंक यू वेरी मच।